खबरें तफसील से। मुल्क में कोरोना वायरस के केसों में कुछ कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 3,19,942 नए मामलों की तस्दीक हुई है। कुछ दिन पहले तक ये तादाद 4 लाख तक पहुंची थी, जबकि एक दिन में 3,874 मरीजों की मौत भी वाक़ई हुई। कोरोना वायरस की मुजमे तादाद बढ़कर 2,29,51,927 हो गई है। वहीं 2,50,025 अफराद कोरोना वायरस से जंग हार चुके हैं। मध्य प्रदेश में हुकूमत की कोशिशों से कोरोना के नए मरीजों की तादाद में जहां तेजी से कमी आ रही है, रियासत में महीने भर बाद कोरोना के नए मरीज 10,000 से कम रजिस्टर किए गए हैं। वहीं रियासत में कोरोना टीकाकारी को लेकर हुकूमत और कांग्रेस के दरमियान सियासत भी जारी है। कांग्रेस ने रियासत में कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अगर इस सुस्त रफ्तार से वैक्सीन का अमल जारी रहा तो मध्य प्रदेश के मरीजों को वैक्सीन लगाने में बरसों लग जाएंगे। वहीं वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के बार बार सवाल उठाने पर अपनी सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने तनकीद को ही अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया है। कांग्रेस के लोग कभी फील्ड में नजर तो नहीं आए, बल्कि कमियां निकालकर और ट्वीट करके सियासत करते हुए कांग्रेस भारत में धरने तो नहीं निभा रहे हैं। किसी एक भूखे को रोटी खिला देते अच्छा लगता, और उनके अनुयायी सारे हैं कमलनाथ जी तक। जैसे वो ट्वीट करते हैं ऐसे वो ट्वीट कर देते हैं। न वो फील्ड में जा रहे हैं, न ये फील्ड में जा रहे हैं, न इनको सेवा से कोई मतलब है न उनको है। सिर्फ कमियां निकालना, ये एक कांग्रेस ने अपना धर्म माना है। भारतीय होने का, नागरिक होने का कोई धर्म नहीं है, विपक्षी होने का धर्म निभा रहे हैं। यही कारण है कि आज तक लोकसभा में विपक्ष का नेता ही नहीं चुन पाए। सीधा रुख करते अपने नुमाइंदे मेहताब आलम का। मेहताब आलम, जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि बीजेपी तनकीद का निशाना बना रही है अपनी अपोजिशन पार्टी यानी कांग्रेस को, और कांग्रेस को यह बताया जा रहा है कि वो कभी मैदान में नजर नहीं आए। इनशा ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने काम कर रहे हैं, लेकिन निशानदेही कमियां अगर है तो उसकी की जाना चाहिए। और हुकूमत की जो है निशानदेही अगर कहीं से की जा रही है तो उन तमाम कमियों को पूरा करना चाहिए। सिर्फ सियासत के लिए सियासत नहीं की जानी चाहिए। यहाँ पे सवाल यह कि मध्य प्रदेश में 1 मई से कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान किया गया था। जब वैक्सीन नहीं थी तो इसकी तारीख बढ़ाकर 5 मई की गई, लेकिन 5 मई के बाद जो वैक्सीन शुरू की गई वो भी हफ्ते में 2 दिन, वो भी कुल 104 मरकज पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, यानी ये कि एक दिन में 5,200 लोगों का। इस तरह से कांग्रेस का जो फिगर उसने कहा कि अगर यौमिया तौर पर 100 लोगों को लगाई जाएगी तो मध्य प्रदेश में 20 साल लगेंगे। अगर हफ्ते में 2 दिन लगाई जाएगी तो मध्य प्रदेश में वैक्सीन लगाने में 64 साल लगेंगे। तो कमलनाथ ने खत लिखकर हुकूमत से यही सवाल किया है कि ये कोई प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो कि कब कितना रहेगा, और वैक्सीन की फराहमी के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये बातें बुरी लग रही हैं। उसका कहना है कि इस वक्त जो है ये सवाल सियासत करने का नहीं, बल्कि हुकूमत जो कर रही है उससे कदम से कदम मिलाने का है। यहाँ पे सवाल वैक्सीन की कालाबाजारी की बात करें, जबलपुर में जहां पर 1 लाख से ज्यादा नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन पकड़े गए, सवाल बुनियादी तौर पर यह कि जब मध्य प्रदेश हुकूमत को मालूम है कि उसे मालूम है कि मध्य प्रदेश में कितने इंजेक्शन फराहम किए जा रहे हैं, तो उससे बड़ी तादाद में अगर अस्पतालों में इंजेक्शन लग रहे हैं तो वो कौन लोग हैं जो इंजेक्शन को फराहम कर रहे हैं, और उनके खिलाफ एक्शन अब जाकर जो है NSA की कार्रवाई की गई है। तो यहाँ पर सवाल दोनों के वाजिब है कि सियासत के लिए सियासत नहीं होना चाहिए, लेकिन सियासत इसलिए जरूर होना चाहिए ताकि हुकूमत को आईना दिखाया जाए और हुकूमत उन तमाम पहलुओं पर काम करके अपने शहरियों को बेहतर तिब्बी इलाज दे। और वहीं पर हुकूमत जहां पर तिब्बी इलाज बेहतर बनाने की काम करी, वहीं पर कांग्रेस को भी कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है, ताकि जो शहरी जो इलाज कर रहे हैं उनको जो है एक तरह का जो है मॉरल बूस्टअप हो और उनको लगे कि हुकूमत उनकी काम कर रही है। बिल्कुल इंशा
बिल्कुल बिल्कुल मेहताब, इस वक्त जो हमारे पास जो अभी वक्त है, जिस दौर से हम अभी जो गुजर रहे हैं, ये वाकई में सियासत करने का नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर मुत्तहिद होकर मुकाबला करने की जरूरत है। अब आने वाले वक्त में हम देखेंगे और उम्मीद भी कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में सियासत के बजाय हम बुनियादी जरूरत पर अपना जो तवज्जो है वो मरकूज रखें। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी की अभूरी सदर सोनिया गांधी को खत लिखा है। इस खत में उन्होंने राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कदावर लीडरान के हालिया बयानों की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में कांग्रेस लीडरान के बयानात अफसोसनाक है। वहीं जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर कोरोना वायरस के इस दौर में सियासत करने का इल्जाम भी लगाया है। वाज़ेह हो कि पीर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर तबादुले ख्याल किया गया। इस दौरान सोनिया गांधी ने मीटिंग से खिताब किया था। उन्होंने मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। सोनिया गांधी ने कहा था कि मोदी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से पहलू तही इख्तियार कर रही है, मरकज तमाम अफराद को मुफ्त वैक्सीन फराहम करे। वहीं उन्होंने कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर पर तशवीश का इजहार भी किया। गाजियाबाद की पंचशील सोसाइटी में एक खानदान के 4 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। इसी खानदान पर मानो गम का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में मौजूद शोहर, बीवी, दादा और दादी चोरों की कोरोना की वजह से एक एक करके मौत हो गई। फिलहाल घर में अब 2 मासूम बच्चे हैं, जिनको उनकी बुआ के घर बरेली भेज दिया गया है। सोसाइटी के रुकन का कहना है कि कई खानदान कोरोना की चपेट में है, लेकिन इंतजामिया सोसाइटी पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कोरोना महामारी के चलते हमने अपने बीच से काफ़ी लोगों को खोया है। इसी दौरान हमारी सोसाइटी में एक परिवार, जिसमें 4 सदस्य और 2 बच्चे निवास करते थे। कोरोना महामारी के दौरान आज बच्चों के दादा दादी, माता पिता कोरोना की चपेट में शहीद हो गए। परिवार में सिर्फ 2 बच्चे बची हैं, जिनकी आयु लगभग 6 वर्ष और दूसरे की 8 वर्ष है। उन दोनों बच्चों को उनके परिजन यानी उनकी बुआ जो बरेली में रहती है, उनके यहाँ भेज दिया है। अब देखते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार इन दोनों बच्चों के बारे में क्या सोचती है। इस वक्त की बड़ी खबर जनूब मगरबी रूस से आ रही है, जहां पे एक स्कूल में फायरिंग का वाकया पेश आया। इस फायरिंग के दौरान तलबा समेत 11 अफराद हलाक होने की खबर है। रूस के काजान शहर में पेश आया ये वाकया। धमाकों की आवाज भी सुनाई दी गई। एक कम उम्र बंदूक बरदार को गिरफ्तार किया गया। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां जनूब मगरबी रूस में एक स्कूल में फायरिंग का वाकया पेश आया। इस फायरिंग में तलबा समेत 11 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। रूस के काजान शहर में यह वाकया पेश आया है। इसके अलावा वहां पे एक कम उम्र बंदूक बरदार की गिरफ्तारी भी पेश आई है। आपको बता दें कि इस वक्त काजान शहर में एक वाकया पेश आया, जो जनूब मगरबी रूस में वाकया है। वहां पे एक स्कूल में फायरिंग का वाकया पेश आया और इस वाकये के दौरान तलबा समेत 11 अफराद हलाक हुए। रुकन पार्लिमान हंसराज हंस ने अपने पार्लिमानी हलके में इमदाद पहुंचाई है, जिसमें खाने पीने के सामान के साथ मास्क, भाप लेने वाली मशीन वगैरह शामिल है। इस मौके पर हंसराज ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि यह वक्त हौसला देने का है। सबसे पहले तो उन लोगों को हौसला देना चाहिए, वो हमारे अपने हैं, जिनके घरों के चिराग बुझ गए हैं। कहते कि बंदे नाल ही बरकतां हुंदियां ने, तो जिनके जी चले गए वो वापस नहीं आएंगे। बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत सख्त समय से हम गुजर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड इस लेवल का ये कोरोना फैल जाएगा और ये हो जाएगा, पता नहीं था किसी को। फिर भी अभी हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम
पार्टियों से भी ऊपर उठ के, धर्मों मज़हबों से भी ऊपर उठ के सिर्फ ये देखें कि इंसान इंसान का दारू है। हौसले से लेके कुछ चीज़ें खाने पीने के लिए, कुछ ऑक्सीमीटर, कुछ मास्क, जो भी यानी आप कर सकते हैं करना चाहिए। देश कोरोना काल से जूझ रहा है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में भी कोरोना से लेकर काफ़ी समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, तो वहीं लॉकडाउन के दौरान लोग खाने पीने की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के लोकसभा सांसद हंस एक मदद की, उन्होंने एक, आप देख सकते हैं कि एक मदद की पेशकश की है उनकी तरफ से। ये तमाम ये ट्रक आप देख सकते हैं, इसमें तमाम खाने पीने के सामान हैं जो लोगों की मदद पहुंचाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा किए गए हैं। हंसराज खुद इन ट्रकों को रवाना कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, ताकि ये ट्रक वहाँ पहुंचकर लोगों को मदद पहुंचा सके। इन ट्रक में हर ज़रूरी सामान यहाँ पे मौजूद हैं। बात करें खाने पीने की, बात करें फल सब्जी की, तो सब कुछ यहाँ मौजूद है। भाप लेने वाली मशीन की बात करें, ऑक्सीमीटर की बात करें, तो तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं, जो कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पहुँचाई जाएंगी। और वहाँ पे जो ज़रूरतमंद व्यक्ति विशेष हैं उन तक ये तमाम मदद पहुँचाया जा रहा है। इस तरह की तमाम उनके घर के बाहर ये इंतज़ाम कर रखे हैं। ये जो लोग हैं इन चीज़ों को वितरण करेंगे, उन्होंने पीपीई किट पहन रखा है, आप देख सकते हैं। और ये लड़के जो संसदीय क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ जाकर लोगों तक पहुँचेंगे और घर घर जाकर जिस व्यक्ति को ज़रूरत होगी ये ज़रूरत का सामान उन तक पहुँचाया जाएगा। बहरहाल इस मौजूदा दौर में हर कोई व्यक्ति मदद कर रहा है, चूँकि ये कमाने का वक्त नहीं है, ये काम आने का वक्त है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। कोरोना की तबाहकारियों और खौफनाक माहौल में भी ऐसी जांबाज डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों की कमी नहीं है जो अपनी जान हथेली पर रखकर दिन रात कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी खौफनाक लहर में इलाहाबाद के डॉक्टर राजू सिंह और उनकी मेडिकल टीम एक ऐसी मिसाल पेश करी है जिससे कोरोना मरीजों में एक नई उम्मीद और एक नया हौसला पैदा हुआ है। पेश है ये खास रिपोर्ट। इलाहाबाद के मशहूर सर्जन डॉक्टर राजीव सिंह पहले भी अपनी समाजी खिदमत के लिए काफी मशहूर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद रियासती हुकूमत ने राजीव सिंह के निजी अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया है। इन दिनों अस्पतालों पर कोरोना मरीजों का दबाव भी सख्त है और इस दबाव ने पूरी मेडिकल टीम को सख्त मुश्किलात में डाल दिया है। ऑक्सीजन की कमी और कोरोना मरीजों के लिए जरूरी दवाओं की किल्लत ने डॉक्टर राजीव सिंह की टीम के सामने भी कई चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद कोरोना वॉरियर्स दिन रात मरीजों की जान बचाने की कोशिश में लगे हैं। कोविड सेकंड से थर्ड वीक में कुछ मरीजों में तो 18-20 दिन तक पॉजिटिव आ रहा है। जो हमारे आईसीयू में मरीज हैं, डर लगता है, डरावना सा है। और एक साथ 50 से 60 मरीज अगर आपके हॉस्पिटल में हैं तो आप इतनी टीम कहाँ से लाएंगे, इतना संसाधन कहाँ से लाएंगे, सामान मिल नहीं पाते, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई। इमरजेंसी में ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने दिल्ली से ऑर्डर किया, उसके आने में टाइम लगा, उसको अभी इंस्टॉलमेंट हो रहा है, उसका कमीशनिंग हो रही है। तो इन एक तरफ मरीजों का तनाव बहुत ज़्यादा, उन्हें गंभीर हालत में आने वाले मरीजों का तनाव। पिछली बार ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरीज या 3 मरीज कोविड के हमारे आईसीयू में हुआ करते थे। अधिकतर जो हमारे आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट हो जाते थे। 2 लीटर 4 लीटर ऑक्सीजन पे ही उनमें सुधार आ जाता था। इस बार 80 to 90% पेशेंट सीधे आईसीयू और एसडीयू लेवल के हैं। उन्हें या तो हमें हाई फ्लो ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, या हमें उन्हें डबल पोर्ट से ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, या बाईपेप लगाना पड़ रहा है, या वेंटिलेटर बाईपेप लगाना पड़ रहा है। ये हालत है। कोरोना मरीजों के इलाज में लगी टीम को ताज़ा दम और उनके अंदर हौसला बनाए रखने के लिए मेडिकल टीम को रोजाना खुसूसी तरबियत दी जा रही है। डॉक्टर राजीव सिंह अपनी मेडिकल टीम को इस बात की खास तरबियत दे रहे हैं कि मरीजों के साथ हमदर्दी और शफकत के साथ किस तरह से पेश आया जाए। यहाँ भर्ती होने वाले मरीजों को इस बात का भी पूरा भरोसा दिलाया जाता है कि वो बहुत जल्द सेहतयाब होकर अपने घर जा सकेंगे। मैं तो कोविड की वजह से इतना ज़्यादा घबराया हुआ था। मेरे परिवार में कई लोग को कोविड निकला, मेरी माता जी को
कोविड पॉजिटिव आया और घबराहट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लग रहा था कि अब तो ईश्वर ही सहायता दे सकता है। फिर उसी समय मैं अस्पताल में आया, डॉक्टर साहब की कंसल्टेंसी में नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में जब भर्ती हुआ मैं, तो पहले ही दिन से मुझे इतनी गजब की स्टेमिना मिली है कि डॉक्टर साहब का जो वे ऑफ टॉकिंग था, जो नर्सेज जूनियर ने जिस तरह से सपोर्ट किया, तो लगा कि अरे यार कोविड से बाहर तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन यहाँ तो हम बहुत सही जगह पे हैं। डॉक्टर राजीव सिंह का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज के दिल से डर निकालना बेहद जरूरी है और इससे इलाज का मुस्बत असर मरीज पर फौरी तौर से दिखाई भी देने लगता है। उनका कहना यही है कि अस्पताल आने वाले कोरोना मरीजों की काउंसलिंग करके उनका हौसला बढ़ाया जाता है। डॉक्टर राजीव सिंह का कहना है कि मरीजों के साथ शफकत और हमदर्दी से पेश आने से उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग के वायलू कोकरनाग इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन एनकाउंटर हुआ। तफसीलात के मुताबिक फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस की मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर के बाद इलाके में कार्डिनेंस सर्च ऑपरेशन का आगाज किया। इस दौरान वहां पर पनाह लिए मिलिटेंटों ने फोर्सेस की पेशकदमी के दौरान फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट ढेर हो गए। तीनों मिलिटेंट लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। मिलिटेंटों की शिनाख्त कर ली गई है। इलियास अहमद डार उर्फ समीर, उबैद शफीक उर्फ अब्दुल्ला, आकिब अहमद लोन उर्फ साहिल के तौर पर हुई है। एनकाउंटर के मकाम से एक AK-47, 2 पिस्तौल वगैरह जब्त किए गए हैं। दिल्ली में मस्जिदों के इमामों को तनख्वाहों न मिलने का मुद्दा जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। ईद उल फितर से पहले इमाम अपनी तनख्वाह की अदायगी का मुतालबा कर रहे हैं। सियासी लीडरान भी अब इस मामले में सरकार को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। दिल्ली में वाक़ 300 साल पुरानी गट्ठा मस्जिद के इमाम मोहम्मद वसीम कासमी को पिछले 5 महीनों से सैलरी नहीं मिल पा रही है। मोहम्मद वसीम कासमी पिछले 26 सालों से यहां नमाज पढ़ा रहे हैं। ये सरकार की संगदिली है, ये बेशर्मी है कि कोरोना जैसे संगीन सूरत हाल में वो अपने दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे पा रही है। मुलाजमीन को 3 महीने से नहीं दी गई है। जो वक्फ बोर्ड की मसाजिद हैं उनके अइम्मा को पिछले 6 महीने से नहीं दी गई है, और जो प्राइवेट अइम्मा हैं और मौज़िनीन हैं उनको 1.5 साल से तनख्वाह नहीं दी है। तो ये इस सरकार की खोखली और शर्मनाक सूरत हाल है। सरकार चाहे, ऑलरेडी ग्रांट सेंक्शन है, सिर्फ उसको रिलीज करनी है। उसने सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने फाइल को इधर से उधर लटका रखा है और उसको ये एहसास नहीं है कि कोरोना जैसी सूरत हाल में लोग भूख से मर रहे हैं, परेशान हैं। आखिर अइम्मा और मौज़िनीन हजरात जो हैं ये समाज के बहुत इज्जतदार ये वर्ग है, इतना काबिल एहतराम है कि ये अपनी तकलीफ भी बयान करने में तकल्लुफ़ करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं कोविड का किस कदर फैला हुआ है पूरे ही मुल्क के अंदर, और ख़ास तो कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जिनमें ज़्यादा ही क्या नाम उसका मारामारी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से घर का खर्च वगैरह चल रहा होगा, क्योंकि बहरहाल तकरीबन 5 माह हो चुके हैं, ये 6ठा महीना चल गया है। तनख्वाह जो है रुकी हुई हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड से, और उनकी क्या मजबूरियां हैं क्या नहीं ये तो वो जानते हैं। बहरहाल इस वक्त जो चेयरमैन हैं वो हैं तो बहुत मुस्तैद आदमी, यानी कोशिश करने वाले, भागा दौड़ी करने वाले। अब आगे क्या अंदर मामला है कि जो अभी तक तनख्वाहें नहीं डाली गई हैं। इस पूरे मामले पर दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों का कहना है कि फाइल DC ऑफिस में अटकी हुई है, क्योंकि उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है। काफी कोशिश की गई लेकिन फाइल पास नहीं हो सकी, जिसकी वजह से पिछले कई महीनों से ग्रांट नहीं आई है। जैसे ही ग्रांट आएगी सैलरी दे दी जाएगी। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। WHO की वबाई इमराज की माहिर मारिया वेन केयरखोफ ने हिंदुस्तान के नए कोविड वेरिएंट के हवाले से तशवीश का इजहार किया है। ये मुंबई का स्ट्रेन है। अब एक नया स्ट्रेन आ गया है जिसे आंध्र प्रदेश स्ट्रेन कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये महाराष्ट्र म्यूनेट से 15 गुना तेज से फैल रहा है। इस हवाले से साबिक सदर जमहूरिया के डॉक्टर वली का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए।
WHO के डॉक्टर मारिया ने हाल ही में बताया है कि इंडिया में जो नया स्ट्रेन आया है, जिसको हमने इंडियन स्ट्रेन का नाम सुन रहे हैं, दे दिया गया है, तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये कई दिन पहले की बात है। ये स्ट्रेन्स जब महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ा था तो जब आइडेंटिफाई किए गए थे, यूके ने भी इस पर चिंता जताई थी। और इसके बाद अब और एक स्ट्रेन आ गया है जो आंध्रा स्ट्रेन के नाम से जाना जा रहा है, जिसका कोड भी 440 दिया गया, 440 KAS आंध्रा स्ट्रेन। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता के विषय हैं, क्योंकि ये वायरस के स्ट्रेन ज़्यादा संक्रामक हैं और इसे जल्दी से इन्वॉल्व करते हैं, तेज़ी से फैलते हैं, हमें समय नहीं देते हैं। इसलिए ये स्ट्रेन बहुत ज़्यादा सावधान रहने की इनसे ज़रूरत है और ख़तरनाक है। ईद उल फितर करीब है। ऐसे में मुसलमानों की फितरी ख्वाहिश होती है कि वो ईद की नमाज ईदगाह पर जाकर अदा करें, लेकिन मौजूदा लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ईद उल फितर की नमाज ईदगाह पर अदा नहीं की जा सकती है या नहीं, इस बारे में जायजा लेने के लिए आज ईदगाह इंतजामिया कमेटी की एक अहम मीटिंग शहर के सीनियर कानूनदा और सदर ईदगाह कमेटी MZ सिद्दीकी साहब के दफ्तर पर मुनाकिद की गई। मीटिंग में इस बात का भी जिक्र किया गया कि ईद की नमाज ईदगाह पर अदा करने से मुतालिक जिला इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया से नुमाइंदगी की गई है। ताहम मौजूदा लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से इंतजामिया ने इज्तिमाई तौर पर ईदगाह मैदान पर नमाज अदा की इजाजत नहीं दी गई है, जिसकी वजह से सभी मेंबरान की राय मशवरे से यह तय किया गया कि जिस तरह पिछले साल भी ईदगाह पर ईद की नमाज अदा नहीं की गई थी, इसी तरह इस मर्तबा भी ईदगाह पर ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। लिहाजा शहर के मुसलमानों से अपील की गई है कि वो ईद की नमाज के लिए ईदगाह पर जमा होने की जहमत न करे, बल्कि अपनी अपनी सहूलत से जहां आसानी पर हो वहां ईद की नमाज अदा की जाए और इंतजामिया की जानिब से जारी की गई अहकामात की पाबंदी करे। अपने किसी कौलो अमल से किसी को तकलीफ न पहुंचे, ऐसी कोई हरकत न की जाए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तकिम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।